Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. In this video, we will start the chapter number 7 Control and Coordination of Class 10th NCERT Biology. इससे पहले हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म कर चुके हैं, जिसे हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है और समझा है। और इस चैप्टर को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड और समझेंगे। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें भी हम यही फॉलो करेंगे कि पहले इसे रीड करेंगे, फिर बाद में इसके नोट्स देखेंगे। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना किसी चीज़ पे, और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल बिठाना किसी से, है ना। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, वो कैसे हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे एक्शंस वगैरह, वो क्या तालमेल बैठा हुआ है, कैसे कंट्रोल करता है ब्रेन, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट लाइफ प्रोसेसेस। पिछले चैप्टर में, जो कि चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने देखा कि कैसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे वो इन्वॉल्व हैं किस फंक्शन में, मेंटेनेंस फंक्शन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है मेंटेनेंस फंक्शंस वगैरह, और क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। इसलिए उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। There we had started with a notion we all have। वहाँ पे हमने एक नोशन से स्टार्ट किया था, यानी एक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था जो हमारे अंदर होता है, क्या, दैट वी सी समथिंग मूवी। अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ अलाइव, मतलब कि वो अलाइव है, ज़िंदा है, या फिर कह सकते हैं कि वो लिविंग है। ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं हमने उसके चैप्टर के शुरुआत में, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ उस चैप्टर को ज़रूर देखिए जाके उस वीडियोस को। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। कुछ मूवमेंट्स जो हैं इसमें से, वो किसकी वजह से होती हैं, किसके रिजल्ट की वजह से होती हैं, ग्रोथ की वजह से होती हैं। जैसा कि प्लांट्स में होता है, एज इन प्लांट्स। अ सीड जर्मिनेट्स, जब एक सीड, एक बीज जर्मिनेट करता है, उगना शुरू करता है एंड ग्रो करता है, and we can see that the seedling moves over the course of a few days। और हम देख सकते हैं कि वो जो सीडलिंग है, जो उस बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है, ग्रो करना शुरू करता है, वो क्या होगा, वो सीडलिंग है, वो मूव करेगा कुछ दिनों में ऊपर की, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इट मूव्स, इट पुशेस सॉइल, वो सॉइल को क्या करेगा, पुश करता हुआ, साइड में करता हुआ सॉइल को, एंड कम्स आउट, और बाहर आ जाएगा सॉइल से। ऐसा ही होगा सीड, क्योंकि हमने ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं सॉइल के अंदर। तो जैसे ही वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, जैसे उसके अंदर अंकुर फूटता है और पौधा निकलना शुरू होता है, तो वो क्या होगा, सॉइल को असाइड करते हुए वो बाहर आ जाएगा सॉइल से, वो पौधा ग्रो करने के लिए। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी सो, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ को हम स्टॉप कर दें, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, तो ये मूवमेंट्स होगी ही नहीं। कौन सी मूवमेंट्स, ग्रोथ से रिलेटेड जो मूवमेंट हो रही है। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। कुछ मूवमेंट्स जो होती हैं बहुत से एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में जो है, किससे कनेक्ट नहीं होती, ग्रोथ से कनेक्ट नहीं होती हैं। जैसे कि क्या होता है, अ कैट रनिंग, एक कैट, बिल्ली भाग रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, जो बच्चे हैं वो किस पे खेल रहे हैं, स्विंग्स पे, स्विंग में झूलों पे, ठीक है। बफेलो च्यूइंग कड, बफेलो क्या कर रही है, कड को च्यू कर रही है। कड क्या होता है, ये भी मैं उस चैप्टर की वीडियोस में बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो कैट रनिंग वाली है, चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं, बफेलो जो कड च्यू कर रही है, कैसी मूवमेंट्स है, ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं है। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ। तो ये जो ऐसी विजिबल मूवमेंट्स होती हैं जो हमें दिखती हैं, विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं, तो ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं, हम इसे हमेशा हमेशा क्या करते हैं, लाइफ से जोड़ कर क्यों देखते हैं। अ पॉसिबल आंसर इज़ दैट, इस बात का पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, दैट वी थिंक, कि हम सोचते हैं, ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स, कि हम मूवमेंट को सोचते हैं कि वो एक रिस्पॉन्स की तरह है, कि किसके प्रति रिस्पॉन्स,
जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का चेंज होना एनवायरनमेंट में, वही हम सोचते हैं कि वो जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्स है उस चेंज के प्रति। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। जो कैट हमने एग्जांपल लिया कैट रनिंग वाला, वो शायद इसलिए भाग रही हो क्योंकि उसने एक माउस को देखा हो, इसलिए वो भाग रही है उसके पीछे। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये भी मूवमेंट को सोचते हैं कि वो एक अटेम्प्ट है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किए जाने वाला, जो वो यूज़ करते हैं चेंजेस को जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उनके अंदर, टू देयर वांटेज एडवांटेज, अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करते हैं उस चेंज को। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं सनशाइन में, जब सन प्रेजेंट होगा। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, जो चिल्ड्रन जो बच्चे खेल रहे थे स्विंग्स मतलब झूलों पे, तो उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें खुशी मिल रही है ऐसा करके, खेलने से, स्विंगिंग करने से, है ना। तो ये इसमें उनका ये फ़ायदा है। बफेलो च्यू कर्ड, जो बफेलो वाला एग्जांपल लिया था कि वो अपना कर्ड जो है च्यू कर रही है, चबा रही है, तो वो क्यों कर रही होगी ऐसा, टू हेल्प ब्रेकअप टफ फूड की, जो टफ फूड है जो इजीली ब्रेक नहीं होता है, उसे ब्रेकअप कर रही है, पहले से ही तोड़ रही है, यानी हमने पहले चैप्टर में देखा था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ना होता है जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो वो कर्ड में क्या कर रही है, जो भी टफ फूड मटेरियल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको पहले से ही च्यू करके ब्रेक डाउन कर रही है जिससे कि वो क्या हो सके, सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर, जिससे कि वो उसे इजीली बेटर वे में डाइजेस्ट कर सके। व्हेन ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन आवर आइज़, जब एक बहुत तेज़ रोशनी हमारी आइज़ पे फोकस की जाती है, और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, और हम जब किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं, वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट, तो हम क्या करते हैं, हम उस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमने गर्म चीज़ को छुआ है, या कोई एक लाइट तेज़ रोशनी हमारी आँख पे पड़ रही है, तो हमने उस चीज़ को पहचाना कि ये चेंज आया कुछ, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और फिर हम उसका प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, मूवमेंट करके ही करेंगे। हॉट हॉट चीज़ को, अगर हॉट ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया, तो हम तुरंत अपना हाथ डालेंगे, और अगर कोई तेज़ लाइट हमारी आँख पे पड़ रही है तो हम अपनी आँखों के आगे भी हाथ ले आएँगे कि भाई हमारे मुँह पे ना पड़े वो लाइट। तो ये हमने क्या करा, मूवमेंट की है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमारे को अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें, इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट, कि ये जो सारी मूवमेंट्स हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स हैं जो हमारा, इज़ केयरफुली कंट्रोल, तो ये कैसे हैं मूवमेंट्स, ये केयरफुली कंट्रोल किए जा रहे हैं हमारी बॉडी के द्वारा, है ना। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन appropriate movement in response, कुछ भी चेंज होता है किसी भी तरीके का, हर तरीके का भी जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके प्रति जो हमारी एक मूवमेंट होती है रिस्पॉन्स में, ठीक है, वो एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट होती है कि किस तरीके का हमारा चेंज हुआ है, उसी के हिसाब से हमारी मूवमेंट होती है, राइट। जैसे कि हमने देखा कि गर्म चीज़ को छूने से हमने तुरंत हाथ हटा लिया, और वही चीज़ हमने जब हमारे पास ब्राइट लाइट आँख को पड़ी तो हमने अपनी आँखों के आगे हाथ रख लिया कि हमारे मुँह पे ना पड़े वो लाइट। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू दी क्या-सा चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हमने मूवमेंट की रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास, जब हम एक क्लास में बैठे हैं तो और हम अपनी फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, वी विस्पर, तो हम कैसे बात करते हैं, धीरे धीरे विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं, रादर देन शाउटिंग लाउडली, ना कि हम बहुत तेज तेज चिल्ला के बात करते हैं। ये तो सब आप जानते ही होंगे, आप भी करते भी होंगे क्लास में। क्लियरली द मूवमेंट इज टू मेड डिपेंड्स ऑन दी इवेंट दैट इज ट्रिगर्ड इट, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, जो वो एक तरीके की हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरीके का माहौल है आसपास,
तभी आप क्लास में बैठे, तो इसलिए आपको पता है कि हमें धीरे-धीरे बोलना है, तेज़ नहीं बोलना है, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का इवेंट है जो हमारे को कुछ भी एक्शन या रिस्पॉन्स करने में ट्रिगर कर रहा है, उत्तेजित वगैरह कर रहा है। Therefore, just such controlled movement must be connected to the recognition of various events. तो ऐसी जो ये कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है जिसमें हमें पता है कि कहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये हमारी बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती है अकॉर्डिंगली, तो ये मस्ट बी कनेक्टेड, ये ज़रूर कनेक्टेड होंगी टू द रिकॉग्निशन और वेरियस इवेंट, जिससे हम पहचान सकते हैं कि भी कौन सा इवेंट कैसा है, उसी के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करना है। फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, वही बात हो गई। हम पहले पहचानते हैं कि कैसा इवेंट है, कैसा चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर दिस। फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स, किसको फॉलो करते हुए कि क्या उस इवेंट के अकॉर्डिंगली हम करेक्ट मूवमेंट करते हैं रिस्पॉन्स में। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे शब्दों में बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़रूर एक सिस्टम्स यूज़ कर रहे होंगे जो उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कि ये जो हमारे अंदर क्षमता है कि कैसे इवेंट को अकॉर्डिंग टू द इवेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हो रहे हैं जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन बैठा रहा होगा, कोई एक सिस्टम होगा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हर जो भी कुछ हमारी बॉडी में होता है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, या कह लीजिए एक सिस्टम होता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम जो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा होता है। तो ऐसे ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक सिस्टम हमारी बॉडी में ज़रूर होगा। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities। यही बात इसने यहाँ कह दी कि अगर जो जनरल एक प्रिंसिपल होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, वो उनको पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए होते हैं, वही टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो हर पर्टिकुलर टिश्यू और सेल जो बन रहा है, ऑर्गन जो बन रहे हैं, तो हर वो पूरा क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं हर एक डिफरेंट फंक्शन के लिए। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा पिछले चैप्टर में, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम था पूरा, उसके ऑर्गन्स अलग थे जो सारे किसका काम कर रहे थे, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प कर रहे थे। डाइजेशन में सब डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे थे, ऑर्गन्स उसके अलग थे। तो ऐसे ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक अलग से सिस्टम होगा। तो वो क्या होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट। एनिमल्स नर्वस सिस्टम, तो वो क्या सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स में बात करें तो। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। एनिमल्स में जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। ये किस में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। एक किसी गर्म चीज़ को छूना वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि हम जल सकते हैं। वी नीड टू डिटेक्ट इट, इसलिए हमें उसे पहचानना होगा, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स भी करना होगा। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट, कैसे हम उसे डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे। वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कि भाई हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं, ये कैसे हम पहचानेंगे। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स। तो जितना भी ये इंफॉर्मेशन है ये हमारे एनवायरनमेंट से जो आ रही है, इज़ डिटेक्टेड बाय, वो किसके द्वारा पहचानी जा रही है, बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। एक स्पेशलाइज्ड टिप्स है किसकी, जो हमारा नर्व सेल होता है उसकी। और नर्व सेल कैसा होता है, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ ना, यहाँ पे ये नर्व सेल है हमारा, ये ऐसा दिखता है। बाकी बॉडी के सेल्स हमने कैसे देखे थे, या तो ऐसे होंगे या ऐसे, मतलब मोर और लेस एलोंगेटेड नहीं होते, ये एलोंगेटेड होता है, ठीक। तो इसके जो
स्पेशलाइज टिप्स होंगे आप सेल्स के, वो डिटेक्ट करते हैं ये सब। अब टिप्स कौन कौन से हैं, ये भी टिप्स हैं, ये जो यहाँ पे ये हैं डेंड्राइट्स के, ये यहाँ पे ये भी टिप्स हैं। तो इन सब का क्या फंक्शन है, कौन क्या रिसीव करता है, ये हम देखते हैं आगे। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स में। सच एज कौन से सेंस ऑर्गन्स, इनर ईयर, जो हमारे ईयर का अंदर का भाग है वो, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। जो टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स होंगे उनको हमने नाम दे दिया गस्टेटरी, ठीक है। वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल, और जो स्मेल से रिलेटेड, जो स्मेल को डिटेक्ट करते होंगे, पहचानते होंगे, उन रिसेप्टर्स को हमने नाम दे दिया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो आपको यहाँ पे दो रिसेप्टर्स के नाम पता चल गए। टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स होंगे वो गस्टेटरी होंगे, और स्मेल से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होंगे वो ऑल्फैक्टरी होंगे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। जो ये इंफॉर्मेशन है वो कौन लेता है, कौन से एंड पे, डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइटिक टिप क्या है, ये देखिए ये यहाँ पे एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन पार्ट है, ये पूरा जो है ये जो ब्रांचेज हमें दिख रही हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं, ये दिख भी रहा है यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है। तो इसकी जो टिप्स होंगी डेंड्राइट की, ये जो यहाँ पे टिप्स हैं ये क्या करेंगी, ये ही हैं जो नर्व सेल की डेंड्राइटिक टिप है, और यहीं पर इंफॉर्मेशन ये लेती हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आते हैं क्या करती है, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन इसने ली डेंड्राइटिक टिप में, नर्व सेल में एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक वेव टाइप जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। तो ये इम्पल्स जो है, जो डेंड्राइटिक टिप के वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बनी है, वो अब कहाँ ट्रैवल करेगी, वो डेंड्राइटिक टिप से कहाँ जाएगी, ये डेंड्राइटिक टिप था, यहाँ से ये सेल बॉडी में आ जाएगी। ये जो हमारा ये सेल बॉडी दिया हुआ बीच का, सही है। एंड देन अलोंग दी एक्सॉन टू इट्स एंड, और फिर सेल बॉडी से कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में आ गई, सेल बॉडी से यहाँ पे एक्सॉन में चली जाएगी। ये जो हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है यहाँ पे पहुँच जाएगी। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। तो जो एक्सॉन के एंड तक पहुँच के क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या करेगा, कुछ केमिकल्स को रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे ये एक्सॉन से ट्रैवल किया, फिर एंड में आया, केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे। वह केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइल कोलाइन, ठीक, उसको बोलते हैं हम, वो वाला एसिटाइल कोलाइन नाम का जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं, जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। ये जो यहाँ पे न्यूरॉन दिख रहा है ना, ये न्यूरॉन एक है, यहाँ से डेंड्राइटिक टिप से इम्पल्स आया, बना केमिकल रिएक्शन, फिर सेल बॉडी पे गया, फिर एक्सॉन पे आया, फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ से जो है इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूरॉन भी होता है। एक न्यूरॉन तो है नहीं बॉडी में, दूसरा न्यूरॉन भी होगा जिसकी सेल बॉडी इधर होगी, यानी कि वो इस तरीके से होगा, जैसे इसका एंड ये है तो दूसरा न्यूरॉन की यहाँ पे सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे, फिर एक्सॉन होगा, और फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से जो केमिकल एसिटाइल कोलाइन है वो रिलीज होता है, वो किस में ट्रांसमिट कर जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में। ऐसे यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होता है, ठीक, उसमें चला जाएगा। उस इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें थी वो अब नेक्स्ट में पहुँच जाएगी। तो ये किसके थ्रू हुआ, एसिटाइल कोलाइन केमिकल के थ्रू हुआ, वो रिलीज हुआ, तो वो ट्रांसमिट हो गई इम्पल्स। इसलिए हम जो वो एसिटाइल कोलाइन जो होता है उसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, राइट। तो उस केमिकल का नाम हमने देख लिया। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये गैप को क्रॉस करते हैं, या फिर उस गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स।
एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ दी। वही बात मैंने बताई, ये जो न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्ट होता है वो एकदम जुड़े नहीं होते हैं एक दूसरे से, बीच में ना एक गैप होता है, जिसको ये इसने क्या बोला है, सिनाप्स बोल रहे हैं हम जिसे, राइट। ये नहीं कि एक साथ जुड़े हुए हैं, नहीं, बीच में गैप है, उसे हम सिनेप्स बोलेंगे। वो केमिकल्स उस गैप में जाते हैं, उस गैप में जाकर रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसके थ्रू फिर नेक्स्ट नर्व सेल के डेंड्राइट में चला जाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फिर से वही होगा, नेक्स्ट डेंड्राइट से उसकी सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन पे जाएगा, फिर उसके एंड पॉइंट पे जाएगा, एंड पॉइंट से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पे चला जाएगा थ्रू सिनेप्स। ऐसे ही ये चलता रहता है, और नर्व इम्पल्स जो है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रैवल करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल, देखा इन बोला, और ऐसे ही फिर सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है दूसरे नर्व सेल में भी होगा, उसके डेंड्राइटिक एंड से होना शुरू हो जाएगा टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। दे दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। तो ये जनरली एक हमने फ्लो चार्ट, एक स्कीम बता दी कि कैसे एक नर्व इम्पल्स जो है ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में। अ similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells। और ऐसा ही ये तो हो गया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जैसे जा रहा है, ऐसा ही सिमिलर सिनेप्स जो है, जो फाइनली हमें डिलीवर करना होता है नर्व इम्पल्स को किसी बॉडी पार्ट में, न्यूरॉन से न्यूरॉन तक तो चला गया, न्यूरॉन से किसी बॉडी पार्ट पे भी तो हमें ट्रांसमिट करना है वो इम्पल्स, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी सिनेप्स होता है, सच एज वो कौन सी है, जैसे कि हमें देख रहे हैं मसल सेल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, तो उनके बीच में भी होता है। तो एक तो हो गया न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में, और एक हो गया न्यूरॉन से बॉडी सेल के बीच में। तो वो बॉडी सेल कौन से हो सकते हैं, मसल सेल्स हो सकते हैं, या फिर कोई ग्लैंड हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि जो ये नर्वस टिश्यू है वो किससे बना होगा, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होगा नर्व सेल्स का या फिर न्यूरॉन्स का। ऑब्वियसली टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल से ही बने होते हैं। तो यहाँ पे हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं, तो वो क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू बनाएंगे। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। जो किसमें स्पेशलाइज होंगे, ये नर्वस टिश्यू, ये कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। वाया किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो वही हमने देखा था शुरू में कि जो हमारा ये कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो सबसे पहले नर्व सेल्स होंगे, वो सेल्स कौन है, न्यूरॉन्स। वो आपस में ग्रुप बना के क्या बना रहे हैं, नर्वस टिश्यूज बना रहे हैं, और वही जो है हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक ले जाने में। लुक एट figure 7.1 and identify the parts of the neuron where information is acquired and through which information travels as an electrical impulse, and where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये हमने न्यूरॉन को तो पहले ही डिस्कस कर लिया, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को क्या है, और वो भी बता दिया कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा। तो ये दिखाया हुआ है कि देख रहे हैं कि ये कैपिलरी है हमारी, एक न्यूरॉन इसके ऊपर भी है, जो एक्सॉन पार्ट ये रहा, और उसका टिप ये रही। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी कि ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर कैपिलरीज है। मसल फाइबर में कैसे ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, वो दिखाया हुआ है, ठीक है। इसको हम जब नोट्स देंगे तो एक अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक्टिविटी 7.1 में, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। शुगर को अपने माउथ में रखना है, और कैसी टेस्ट करेगी वो बताइए। लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अपनी नोज को ब्लॉक कर लीजिए, बंद कर लीजिए, किसकी हेल्प से, अंगूठे और उंगली की हेल्प से। इंडेक्स फिंगर किसे बोलते हैं, जो अंगूठे के बिल्कुल साथ वाली फिंगर होती है। नाउ ईट शुगर अगेन, अब फिर से शुगर को खाइए। इज देयर एनी डिफरेंस इन टेस्ट। तो नाक बंद करने से अगर हम शुगर खा रहे हैं तो क्या उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा। वाइल ईटिंग लंच, लंच खाते समय ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे, ऐसे ही
नाक को बंद कर लेना है एंड नोटिस इफ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग। और फिर चेक कीजिए कि क्या हम पूरा टेस्ट ले पा रहे हैं फूड का जो हम खा रहे हैं। इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड। क्या इस चीज़ में डिफरेंस होगा कि कैसे शुगर और जो फूड है टेस्ट उसका करेगा अगर हम नोज़ को ब्लॉक कर देते हैं। इफ़ सो अगर कुछ डिफरेंस है, व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। Read and talk about possible explanations for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? तो इसके बीच का डिफरेंसेस बताइए, बातचीत कीजिए इस बारे में। क्या आप इस सिमिलर सिचुएशन से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं? जब कोल्ड होता था हमारे क्या होता है, नाक ब्लॉक हो जाती है, तो कैसा लगता है? तो बताइए, ये सब आप एक्टिविटी कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, क्या है, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शंस में, और इससे पहले हमें रिफ्लेक्स एक्शंस पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं पहले कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response. Reflex word हम तब यूज़ करते हैं commonly, बहुत कॉमन वे में, जब हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ कोई अचानक से सडन एक्शन हो रहा हो, अचानक से एक्शन हो रहा हो किसके रिस्पॉन्स में, टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, कुछ भी इस एनवायरनमेंट में हो रहा है अगर, तो उसके प्रति जब हमारा अचानक से कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। हम जैसे हमने कहा कि मैं जो है जंप कर गया बस के आगे से, एकदम से, अचानक से। तो ये क्या हुआ काम, ये अचानक से हुआ, बस आ रही थी उसके सामने से, फटाफट से हट जाना, नहीं हट गए हम, नहीं तो क्या होता, बस हमारे से एक्सीडेंट हो जाता। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सिवली। तो ऐसे, और दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि भाई मैं कहूँ कि मैंने अपना हाथ जो है फटाफट पीछे कर लिया, फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से हटा लिया, रिफ्लेक्सिवली, मतलब जैसे कि अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसकी जो लौ है, जो आग उसमें दिख रही है, वो क्या है, वो फ्लेम है। उसके ऊपर मेरा अगर मैं हाथ रखूँगी जाऊँगी तो क्या होगा, मुझे गर्म लगेगा और मैं फटाफट से उस फ्लेम के ऊपर से हाथ हटा लूँगी। तो ये क्या है, सडन एक्शन है ये भी। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सिवली। और दूसरी बात हम देख सकें कि मैं इतना भूखा था कि मैंने, मेरा मुंह जो है अचानक से उसमें पानी आ गया, वाटरिंग स्टार्ट कर दी, मतलब वो पानी आ जाना क्या होता है, दरअसल वो सलाइवा सिक्रेट होता है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तभी बार बार मैंने रिपीट किया कि उन वीडियोस को, पिछले चैप्टर की वीडियोस को ज़रूर देखिए, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं कि जो ये पानी आना है मुँह में, वो भी अचानक से आया। जैसे ही हम इतने भूखे थे कि कुछ भी चीज़ जैसे देखा, खाना देखा तो हमारा मुँह पानी आ गया। ठीक है, अचानक से आया गया। व्हाट एग्ज़ैक्टली डू वी मीन, तो हमारा मतलब क्या होता है ये सब कहने से। अ कॉमन आइडिया इज़ ऑल सच एग्ज़ाम्पल्स इज़ दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। तो इस इन सब चीज़ों के पीछे का ये जो एक्शंस किए हमने बात की, इनके पीछे का कॉमन आइडिया यही है कि जो हम ये करते हैं चीज़ें, ये बिना सोचे करते हैं उनके बारे में। जैसे कि हमने सोचा नहीं था कि हमारे मुँह में पानी आ जाए, लेकिन वो आ गया। फ्लेम के ऊपर से हाथ हटाना, ये हमने सोचा नहीं, जैसे ही हाथ लगा, गरम लगा, तुरंत हम हटा लेते हैं बिना सोचे। हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता, हम तुरंत पता हटा लेते हैं। और विदाउट फीलिंग इट इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, और बिना उन्हें फील किए कि भाई ये कंट्रोल में है हमारे रिएक्शंस के। येट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन। फिर भी ये सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे हम रिस्पॉन्स करते हैं कुछ अपने एक्शंस के द्वारा, किसके प्रति, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है किया जाता है, ये देखते हैं। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। टेक वन ऑफ आर एग्जाम्पल्स, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टचिंग अ फ्लेम, जैसे कि हमने ले लिया कि फ्लेम को हम टच कर रहे थे, इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो अगर हम किसी भी लॉ को, किसी फ्लेम को टच कर रहे हैं तो वो भी एक हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन है। और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के लिए भी
हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, कैसे हम इसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। वन seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned। एक तो जो सिंपल वे हो सकता है कि हम उसके बारे में सोचें, ठीक है, पूरी कॉन्शियसनेस में, होशो-हवास में, अबाउट द पेन, कि भाई हमें पेन होगा, और पॉसिबिलिटी की ऑफ गेटिंग बर्न, और कि ये सोचें कि भाई पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी कि भाई हम जल सकते हैं इससे। एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, और तब हम उस अपने हाथ को हटा लें, कि पहले हम इतना कुछ सोचें उसके बाद अपना हाथ हटाएं। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज, लेकिन तब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, कि कितना टाइम हमें लगेगा ये सब सोचने में। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, ये आंसर इसका किस पर डिपेंड करेगा कि भाई हम कैसे सोचते हैं। इफ़ नव इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक, अगर नव इम्पल्सेस जो हैं ऐसे भेजी जाती हैं जिस तरीके से अभी हमने बात की अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज़ नॉट लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस, की जैसे हमने बताया कि कैसे नव इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन तक, एक्सॉन से दूसरे नव इम्पल्स तक जाता है थ्रू सिनेप्स। तो उसमें तो थिंकिंग कहीं आ ही नहीं रही, उसमें तो सोचने वाली बात कहीं बताई ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है इन इम्पल्सिस के, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के बनने में। थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सोचना जो है, थिंकिंग जो है क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शंस ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस, तो इसलिए उसमें क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस के, फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स, और बहुत सारे न्यूरॉन्स से, तब जाके ये सारा कुछ इनर इम्पल्सेस का एक्शन हो रहा होगा। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर यही बात है, यही केस है, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो थिंकिंग टिश्यू, जो टिश्यू थिंकिंग का काम करता है हमारी बॉडी में, वो किससे कंसिस्ट होगा, उसमें बहुत सारा डेंस नेटवर्क होगा ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है अरेंज होंगे आपस में गुच्छा टाइप बना के, ठीक है ना। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, ये कहाँ पे होगा, जो हमारे स्कल का जो फॉरवर्ड आगे का जो हिस्सा होगा वहाँ। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और कहाँ से रिसीव करेगा सिग्नल्स, सारी बॉडी के पार्ट से, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम, जिसे वो सोचता है बिना रिस्पॉन्ड करने से पहले। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सिग्नल रिसीव करेगा, जो ये हमारा थिंकिंग पार्ट है ब्रेन में, स्कल के अंदर, वो ज़रूर कनेक्ट होगा नर्व सेल से, कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो अलग अलग बॉडी पार्ट से आ रहे होंगे। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, ऐसे ही वे में, इसी सिमिलर वे में अगर हम बात करें, तो जो ये ब्रेन का ये जो पार्ट है, अगर इसको मसल्स को मूवमेंट कराने के लिए, मूव करने के लिए कहना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, नर्व सेल्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल, तो वो कैसे जाएगी, हवा में तो जाएगी नहीं, नर्व सेल्स चाहिए उसके लिए, एक सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद आया, जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी हुई है उन्हें पता है ये बात, कि कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है अलग-अलग चीज़ों को पहुँचाने के लिए अलग-अलग होता है, और हर एक सेल्स और टिश्यू स्पेसिफाई होते हैं उस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस को पहुँचाना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, तो यहाँ पे नर्व सेल्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। और जहाँ की हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में बात की थी, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कौन कर रहा था, ब्लड कर रहा था, वो था कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, नर्व इम्पल्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जिन्हें कहते हैं हम, वो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का काम। तो जो ये इंस्ट्रक्शन उसको देनी है ब्रेन के इस पार्ट को, जो थिंकिंग का काम कर रहा है, कि मसल्स को उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई मूव करना है तुम्हें, तो ये कौन कलेक्ट पहुँचाएगा ये वाला सिग्नल, ये नर्व्स पहुँचाएंगी। मस्ट कैरी दीज सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट्स, और उन सिग्नल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचा देगा। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट,
अब ये अगर ये सारा कुछ तब करना हो जब हमने एक गर्म चीज़ को, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है, टच करा है, छुआ है। इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट वन। तो ये इसमें क्या होगा, हमें बहुत टाइम लग जाएगा कि जिससे कि हम जल सकते हैं। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो हमारी बॉडी का डिज़ाइन जो है कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को? जितनी देर में हम इतना सोचेंगे, इतनी देर में आएगा, उतनी देर में तो जल जाएंगे। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ द हीट, इसलिए इस कि भाई ये सोचने से अच्छा कि हीट से हम सेंसेशन, हीट से हम जल जाएंगे। इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपल वे। तो जो ये नर्व्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं, पहली बात जो ये पहचानती है कि भाई हीट को, कि हमने हीट को टच किया है, वो किससे कनेक्टेड होती हैं? उन नर्व से जो मसल्स को मूव करती हैं इन अ सिंपल वे। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी completed क्विकली। तो क्या होगा अगर ऐसे ये कनेक्टेड होंगी मसल से, नर्व्स ये वाली, तो जो ये सिग्नल है कि भाई हमने डिटेक्ट किया है, गर्म चीज़ को पकड़ लिया आपने, तो ये इस तरीके से क्या किया है, हमने बॉडी में इनपुट दिया है ये, और उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। और कहाँ से? ब्रेन के उस पार्ट से जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, या फिर आगे देखेंगे कहाँ से आएगा, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा हमारी बॉडी से, जिससे कि वो क्या होगा, वो आउटपुट होगा कि हमें एक्शन करना है, कि जल्दी से हाथ हटा लेना है। तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाएगा अगर वो मसल के नर्व से कनेक्टेड होंगे। जो वो वाले मसल्स, जो वो वाले नर्व्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं हीट को, वो अगर उससे कनेक्टेड होंगे, उन वाली नर्व से जो मसल्स को मूव कराती हैं, तो ये जो सारा सिग्नल इनपुट और उसका प्रोसेसिंग होना बॉडी में, फिर बाद में आउटपुट आना कि भाई वहाँ से जल्दी से हाथ हटा लो, तो ये सारा क्या होगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सच एंड कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो ऐसा कनेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन एन इनपुट नर्व? तो ऐसे जो रिफ्लेक्स आर्क हैं, वो कनेक्शंस हैं, रिफ्लेक्स आर्क है, वो कहाँ बनते हैं, बिटवीन द इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच में। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट। तो वो कौन सी बेस्ट प्लेस होगी कि जहाँ ये रिफ्लेक्स आर्क बनेगी, वो वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये पहले मिलते हैं एक दूसरे से। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल। तो जो नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी से आ रही होती हैं, वो कहाँ मिलती हैं, एक बंडल में मिलती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ऑन देयर वे टू द ब्रेन। कहाँ मिलती हैं, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं एक बंडल में। जब ये नर्व्स जो हैं कहाँ जा रही होती हैं, ब्रेन की तरफ जा रही होती है, तो पहले ये स्पाइनल कॉर्ड में बंडल में मिलते हैं। तब रिफ्लेक्स आर फॉर्म इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क्स की बात जो हमने की, वो कहाँ बनेंगी, स्पाइनल कॉर्ड में बनती हैं। although the information input also goes on to reach the brain। जबकि जो इन्फॉर्मेशन इनपुट है वो ब्रेन तक भी पहुंचता है, लेकिन पहले वो कहाँ पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड पर पहुंचेगा। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं जो एनिमल्स में, ये इवॉल्व हुई हैं बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट एनफ। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस जो है ब्रेन का, वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तभी इन रिफ्लेक्स आर्क्स को इवॉल्व होना पड़ा है स्पाइनल कॉर्ड में ही। तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे को इनपुट और आउटपुट वाला जो ये फंक्शन है, इंफॉर्मेशन उस पर जाती है, वो डिसीजन मेक करता है, फिर हमको वापस मैसेज करता है कि आपको क्या से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये ऐसा रिफ्लेक्स आर्क्स जो हैं वो क्यों इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो था, ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। In fact, many animals have very little or none of the complex neural network। जबकि इनफैक्ट क्या है, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें या तो थोड़ा बहुत या फिर होता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। जो थिंकिंग के लिए न्यूरल नेटवर्क चाहिए होता है वो होता ही नहीं है। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग। तो इसलिए उनमें क्या हुआ, रिफ्लेक्स आर्क्स जो हैं इवॉल्व हुई हैं एक अच्छे तरीके में, एफिशिएंट वे में,
किस लिए? फंक्शन करने के लिए अपना इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। किसकी एब्सेंस में? जो हमारा ट्रू थॉट प्रोसेस होता है उसकी एब्सेंस में। However, even though after complex neural networks have come into existence, लेकिन जबकि हमने देखा है कि जो अगर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स प्रेजेंट भी हैं, रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तब भी जो है रिफ्लेक्स आर्क्स अपना काम कंटिन्यू रखती हैं एफिशिएंटली और क्विक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करती हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में थॉट प्रोसेस होता है, फिर भी हमारे अंदर तब भी रिफ्लेक्स आर्क्स हैं। किस लिए हैं? जिससे कि क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलता रहे। तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया है रिफ्लेक्स आर्क का। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक हॉट जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हैंड ने छुआ है, हॉट पेन है वो। तो यहाँ पे हॉट पेन जो है वो किसका काम कर रहा है? वो स्टिमुलस का काम कर रहा है। मतलब कि उसने जो चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ? चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तभी तो वो हॉट हमें लग रहा है। तो वो हॉट है यानी वो स्टिमुलस है, हॉट सरफेस। अब उस हॉट सरफेस को कौन क्या कर रहा है? रिसेप्टर्स इन स्किन, जो रिसेप्टर्स हैं स्किन में वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि हमें वहाँ से स्टिमुलस मिला है कि भाई इसमें चेंज इन द एनवायरनमेंट हुआ है, यानी चेंज इन टेम्परेचर है। तो हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स है वो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो रिसेप्टर्स क्या होंगे? एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स होंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स होते हैं वहाँ से वो चेंज को डिटेक्ट करते हैं वो, और वो क्या करते हैं? रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे वो हीट रिसेप्टर्स हैं हमारे हैंड में। अब उससे क्या होगा? वो रिस्पॉन्स करेंगे किसके प्रति? जो स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है? वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है, चेंज इन टेम्परेचर है जो, वो हमारे हैंड में जो रिसेप्टर्स थे उसने उसको डिटेक्ट किया, और उससे क्या होगा? फिर नर्व इम्पल्स बनेंगे। नर्व इम्पल्स बनते ही वो किस पर ट्रैवल करेंगे? सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से एंड पॉइंट तक जाएंगे, फिर उससे सिनेप्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में जाते हैं। ये हमने देखा था। तो अब नर्व इम्पल्स जो हमारे उसमें बनेंगे वो क्या होंगे? अब वो कहाँ तक ले जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा। हमने पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड में नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो वहीं होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। तो जो नर्व्स जो हैं इस नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सेंसरी बोल देंगे, हम उन्हें सेंसरी नर्व्स बोल देंगे। और उस पाथवे को क्या बोल देंगे? एफरेंट पाथवे, AFFERENT, एफरेंट पाथवे बोल देंगे। ठीक है, AFFERENT, ए से। ठीक, तो इन वाले न्यूरॉन्स को हमने बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन? जो यहाँ से स्टिमुलस को ले जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे, उनको सेंसरी बोल दिया। अब क्या होगा? अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? वहाँ पे वो सारे उसको इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड में इकट्ठा होगा और क्या करेगा? एक जो है आउटगोइंग मोटर इम्पल्स को जनरेट करेगा, यानी कि वो अब वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन को ले लिया, उसे डिटेक्ट किया, डिसीजन लिया भी हमें क्या करना चाहिए। अब वो वहाँ से वो नर्व इम्पल्स जो है जो है वहाँ से भेजेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ क्या था? ये सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड तक गए। स्पाइनल कॉर्ड में जो है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स था, वो जो रिफ्लेक्स आर्क बनी थी वो बनी। बीच में ये जो न्यूरॉन है एक, वो क्या कर रहा है? वो रिले न्यूरॉन न्यूरॉन की तरह काम कर रहा है। मतलब जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन होगा उसे बोल रहे हैं रिले न्यूरॉन। ठीक, और अब क्या होगा? जब वो वहाँ से, अब जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व इम्पल्स भेजेगी तो वो जो नर्व्स लेकर आएंगी उन्हें हम बोल देंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो इफेक्टर के पास लेके आएंगी, जो मसल इन आर्म्स हैं, जिन्होंने जो इफेक्टेड हैं वहाँ तक वो जो लेकर आएंगे उस मैसेज को कि भाई अब तुम्हें ये हाथ हटाना है यहाँ से। तो इसको हम बोल देंगे इफरेंट पाथवे। ई से शुरू हो जाएगा। वो ए से शुरू था जब ले जा रहे थे स्पाइनल कॉर्ड तक, अब स्पाइनल कॉर्ड से वापस जब इफेक्टर तक आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे इफरेंट पाथवे। और वो न्यूरॉन्स कौन से होंगे? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये पूरा क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है।
इसको ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नोट्स में तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इस डायग्राम से हमने इसे ऐसे समझ लिया है। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। तो ऐसे ही क्या आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बना सकते हैं जब एक कोई ब्राइट लाइट तेज रोशनी आपकी आइज पे फोकस करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। कहाँ गया ह्यूमन ब्रेन, जस्ट वेट, ये रहा। ह्यूमन ब्रेन में क्या कहा है, इज रिफ्लेक्स एक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड का जो है सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही एक उसका फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कैसे हैं, हम सोचने वाले लोग हैं, मतलब सोचने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक थॉट प्रोसेस है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वो किससे बनी होती है, नर्व से बनी होती है। विच सप्लाई इंफॉर्मेशन, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं टू थिंक अबाउट, जिसको जिसके बारे में हमें सोचने होता है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। थिंकिंग जो है, जो सोचने वाला जो काम है, उसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और न्यूरल कनेक्शंस भी जो है कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन। तो ये जो थॉट प्रोसेस के लिए, जो थिंकिंग के लिए जो ये काम होना है, वो जो मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पे कंसनट्रेटेड है, कहाँ पे ज़्यादा है, वो है ब्रेन में, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है हमारी बॉडी का, ब्रेन है। ठीक है ना, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS शॉर्ट में से बोल देते हैं, CNS। तो कौन बना रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है इनको रिसीव करते हैं, कहाँ से, सारे बॉडी पार्ट से, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। भी हम किसके बारे में सोचते हैं, अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर। राइटिंग मतलब लिखना, टॉकिंग बातें करना, मूविंग अ चेयर चेयर को, कुर्सी को हिलाना। क्लैपिंग इन द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, कोई एक प्रोग्राम अगर ख़त्म होता है तो उसके एंड में जो क्लैपिंग करते हैं हम या तालियां बजाते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, वॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारे मर्जी से हो सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं ये एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, जो किस पर भी बेस्ड होते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू द मसल्स। तो ब्रेन को भी आगे मैसेजेस क्या सेंड करने होते हैं मसल्स तक, ये बताने के लिए कि अब तुम्हें क्या करना है आगे। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। तो ये दूसरा तरीके का पाथ वे है, सेकेंड वे है, जिसमें जो है नर्वस सिस्टम जो है मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कनेक्शन करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज, जो ये कम्युनिकेशन है किसके बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और बाकी बॉडी पार्ट्स के बीच में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है, किसका रोल होता है उसमें भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या किया जाएगा, क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होंगी, जो ब्रेन से आ रही होंगी, अराइज करती हैं, निकलती हैं। एंड स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल वर्ड आ गया तो यानी वो ब्रेन से निकल रही है नर्व्स, उनको क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं। और स्पाइनल नर्व्स में से उनको बोल रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक। तो ब्रेन फिर हमको सोचने के लिए अलाउ करता है एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और उसके बाद फिर उस थिंकिंग के ऊपर बेस्ड एक्शंस लिए जाते हैं। एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे,
दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। ये जो पूरा काम किया गया कि इंफॉर्मेशन अलग बॉडी पार्ट से लेना, अलग अलग नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, एक्शन कैसे लेना कैसे नहीं, थॉट प्रोसेस का, ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के थ्रू हुआ। विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसमें जो है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो है रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, किनको इकट्ठा करना कि अलग अलग जो इनपुट्स आ रहे हैं दूसरे बॉडी पार्ट से, और जो आउटपुट देना है ब्रेन को दूसरे बॉडी पार्ट को, उन सबको इकट्ठा करने के लिए। द ब्रेन हैज़ थ्री सच मेजर पार्ट्स और रीजन्स, ब्रेन के पास थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं या फिर रीजन्स कह लीजिए। नेमली उनका नाम है जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तीन रीजन्स हो गए ये ब्रेन के। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन कैसा है, मेन पार्ट है थिंकिंग के लिए ब्रेन में। इट हैज़ regions which receive sensory impulses from various receptors। तो इस फोर ब्रेन में डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस को जो है रिसीव करते हैं अलग अलग रिसेप्टर्स से। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसरी इम्पल्स क्या होता है, ये अभी मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। अलग अलग सेपरेट एरियाज हैं जो फोर ब्रेन में जो स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे कैसे, हियरिंग के लिए अलग एरिया है, स्मेल के लिए अलग एरिया है, साइट के लिए यानी जहाँ पे हमारा विजन से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है, वो अलग एरिया है। और ऐसे ही सोन और भी जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका अलग अलग एरिया है किसमें, ब्रेन में, जो कंट्रोल कर रहा है इन सब चीज़ों को, हियरिंग को, स्मेल को, साइट को। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। और दूसरे सेपरेट एरियाज भी हैं जो ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे इकट्ठी की जाती है, इंटरप्रेट करते हैं उसको बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स। उसको उस इंफॉर्मेशन को जो दूसरे रिसेप्टर्स से आ रही है वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके फिर उसे इंटरप्रेट करना होता है, एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्रेन। जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहले से प्रेजेंट है और जो इंफॉर्मेशन दूसरे रिसेप्टर से आ रही है वो, और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है अलग बॉडी पार्ट से, इन सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसे इंटरप्रेट करना, ये सब काम कहाँ हो रहा है, उसके लिए एक सेपरेट एरिया है ब्रेन में। बेस्ड ऑन ऑल दिस, इस चीज़ पे बेस्ड अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इंटरप्रेट किया गया, फिर उसके बाद क्या होगा, एक डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर नर्व एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। और फिर वो जो हमने डिसीजन लिया है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस इंफॉर्मेशन को पास कर दिया जाएगा मोटर एरियाज में, जो क्या करेंगे, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, जो वॉलंटरी जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स, जैसे कि हमारी लेग मसल्स को हम हिला सकते हैं ना, हम लेग को मूव कर सकते हैं हम अपने अपने मर्जी से अकॉर्डिंगली, अपने आप तो मूव करती नहीं है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, बोल रहे हैं हम ऐसी मसल्स जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकें। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, जबकि कुछ सेंसेशंस ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं देखने से और सुनने से। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एनफ, हमें कैसे पता होता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, जो ये हमारे को ऐसा सेंसेशन होती है कि भाई हमारा पेट पूरा फुल हो चुका है, इज़ बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। वो किसकी वजह से होता है कि जो एक सेंटर है, एक एरिया है हमारे ब्रेन में जो किससे रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड। जैसा कि हमने देखा ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है, तो सबका अलग अलग एरिया है। तो ऐसे हंगर से रिलेटेड भी एक सेंटर है ब्रेन में, विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। बता दिए फोर ब्रेन में उसका अलग से एरिया है जो हंगर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे हमने तीन पार्ट्स देखे थे ब्रेन के, अभी पढ़े कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइड ब्रेन। तो फोर ब्रेन दिख ही रहा है, ये लिखा हुआ है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे फोर ब्रेन का है। मिड ब्रेन है ये यहाँ पे,
ठीक है। और हाइड ब्रेन कहाँ है? ये नीचे वाला, ये पीछे वाला। इसके भी अलग से पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम होते हैं। और मिड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हो गए? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे डिस्कस करते हैं इसको। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। ये हमने देख लिया कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? क्या हम हर पार्ट का फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। तो हमने जो रिफ्लेक्स को इंट्रोडक्शन में अभी स्टार्टिंग में देखा था, उसके लिए हम दूसरा यूज़ देखते हैं कि रिफ्लेक्स हम कैसे अलग से और तरीके से यूज़ करते हैं। आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में जो पानी आता है। व्हेन वी सी फूड, जब हम फूड को देखते हैं। वी लाइक विदाउट आर मीनिंग टू, जब हम किसी फूड को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं खाने को, अगर हम उस वो हमारा पसंदीदा खाना हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है। जबकि हमारा मतलब नहीं होता कि हम चाहते नहीं होते कि मुंह में पानी है, वो अपने आप आ जाता है। आवर हार्ट्स बीट विदाउट आर थिंकिंग, जो हमारा हार्ट है वो अपने आप बीट करता है बिना हमारे सोचे। ये नहीं कि हम हमारे कंट्रोल में है कि हम सोचें कि बीट कर रहा है तो बीट करेगा, सोचे कि बंद हो जाए तो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस। वही बात हो गई कि मतलब कि हम इन एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैट, कि इतनी ईजिली हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई सोचा और कंट्रोल कर लिया। इवन इफ वी वांटेड टू, चाहे हम उन्हें चाहते भी हों मतलब कंट्रोल करना, लेकिन नहीं कर सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या हमें इसके बारे में सोचना पड़ता है या याद रखना पड़ता है कि हमें सांस लेनी है, ब्रीथ करना है या डाइजेस्ट करना अपने फूड को? नहीं, ब्रीदिंग प्रोसेस भी अपने आप चल रहा है हमारी बॉडी में, और डाइजेशन ऑफ फूड जो हो रहा है वो भी अपने आप हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे एक्शंस कैसे हैं? ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। और जो अभी हमने पढ़ा वॉलंटरी मसल्स, और कि कैसे हम मूव करा सकते हैं, चेयर को मूव करा रहे हैं, अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करा सकते हैं, वो क्या है? वो वॉलंटरी एक्शंस है। ये कैसे हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन्हें सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते। So in between the simple reflex actions like change in the size of the pupil, तो ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जैसे कि साइज चेंज होना प्यूपिल का जो हमारी आईज में होता है, एंड द थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, और जो हमारे सोचे हुए एक्शंस होते हैं कि जैसे हमें चेयर को मूव कराना है, कुर्सी को मूव करना है। देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। इन दोनों के बीच में जो एक बोला ना सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि हमारी प्यूपिल का साइज चेंज होना, और जो हमारा थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम सोच के वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इन दोनों के बीच में एक ऐसा सेट ऑफ मसल मूवमेंट भी है जिनके ऊपर हम हमारा थिंकिंग कंट्रोल काम नहीं करता है। ये कैसे हैं? इनवॉलंटरी होंगे। मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस बोल दिया, ये जो इसमें से बहुत से जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं आर कंट्रोल बाय द, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं? ऐसे वाले एक्शंस मिड ब्रेन के द्वारा और हाइंड ब्रेन के द्वारा। ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूड ब्लड प्रेशर। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन में क्या क्या आ गया? ब्लड प्रेशर, हमारा सलाइवेशन, जो मुंह में हम कह रहे हैं पानी आ जाता है तो वो होता है क्या? सलाइवा का आना, तो ये सलाइवेशन है। वॉमिटिंग हो गया, ऐसे स्नीजिंग, कफिंग, ये सब कैसी है? इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है हमारा। आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन दी हाइंड ब्रेन। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला करता है, जो किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सोचिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं एक सीधी लाइन में, या फिर राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल चला रहे हैं, पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल को उठाना। दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी वजह से पॉसिबल हो रही हैं? हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, उसका उसके अंदर भी जो सब पार्ट है सेरिबेलम, उसकी वजह से पॉसिबल है ये वाली एक्टिविटीज़। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये जो सेरिबेलम है हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं उनके लिए, और
हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? सेरिबेलम के। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। सोचिए कि क्या होता अगर हम इन इवेंट्स को, ये इवेंट्स जो है फेल हो जाते होने से, यानी होते ही नहीं अगर मैं हम इनके बारे में सोचते नहीं तो। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। कौन से टिश्यूज? ये नर्व से रिलेटेड जो नर्वस टिश्यूज हैं उन्हीं की बात हो रही है। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन। एक ब्रेन क्या है हमारा? डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, डेलिकेट सा, ठीक। विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ, जो किस लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस लिए? फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, तो इस ब्रेन, हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइन, तो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडी जो है डिज़ाइन की गई है इन दिस वे, कि जो ब्रेन है वो कहाँ होता है? एक बोनी बॉक्स के अंदर होता है। बोनी बॉक्स मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो किससे बना हुआ है? बोन से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम बोलते हैं। जो हमारा स्कल होता है उसके अंदर एक क्रेनियम होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, और उस ब्रेन के ऊपर, उसके अंदर भी क्या होता है? मेनिंजेस नाम की मेम्ब्रेन्स होती हैं। हमारे ब्रेन के ऊपर पहले मेनिंजेस होते हैं, उसके बाद क्रेनियम होता है, उसके बाद स्कल होता है। तो वो मेनिंजेस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिससे जो है, जो किसमें हेल्प करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल शॉक से। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ उस बोनी बॉक्स बोल दिया, जिसको हम, क्या नाम है? क्रेनियम। क्या नाम होगा? CRANIUM, क्रेनियम। और मैंने बता दिया उसके उसके बाद क्या होता है? मेनिंजेस भी होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो नर्वस टिश्यूज की मेम्ब्रेन्स। और मेनिंजेस के अंदर क्या हो रहा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है इंटरफेस जिसमें, जो प्रिवेंट करती हैं ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल शॉक से। Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption। ये उसी की बात कर रहा है, मेनिंजेस की, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होगा ना, उसी को बोल रहा है। ये नाम ना देके इसने बस उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर हम अपनी बैक, पीठ पे अपना हाथ अगर हम टच करें, यू विल फील अ हार्ड, तो हमें एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर टाइप महसूस होता है। तो वो क्या है? वो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, या फिर जिसे हम कहते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में जिसे। विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? नर्वस टिश्यूज जो हैं कैसे एक्शन करते हैं? सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करते आ रहे हैं। एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, और ये भी बात की कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, कैसे बॉडी के पूरी बॉडी में सेंड करता है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। मेक्स डिसीजंस, डिसीजंस कैसे मेक करते हैं? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो डिसीजन मेक किए जाते हैं किस पर डिपेंड करते हैं? कि कैसी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर। एंड कन्वेज डिसीजंस टू मसल्स फॉर एक्शन, और फिर उन डिसीजंस को मसल्स तक पहुंचाया जाता है कि एक्शन लेने के लिए। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जब एक्शन या फिर कोई मूवमेंट होनी होती है, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। तो ये जो जॉब है ये कौन करेगा? मसल टिश्यू की होगी ये फाइनली जॉब मूवमेंट की। वो सब ठीक है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डिसीजन वगैरह ले रहा है कौन? हमारा ये नर्वस सिस्टम ले रहा है, बट एक्चुअली में एंड में होता क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज दी जाती है? मसल्स तक, कि भाई आपको एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने का जो काम है, फाइनल जॉब जो है किसकी है? वो मसल टिश्यू की है। हाउ डू एनिमल मसल मूव, कैसे एनिमल मसल जो मूव करती है?
व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, जैसे ही एक नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता है, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल फाइबर को मूव करना चाहिए। हाउ डज अ मसल सेल मूव, तो कैसे ये मसल सेल मूव करेगा। द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट, जो सिंपलेस्ट वे है, आइडिया है जो मूवमेंट का, वो क्या सेलुलर लेवल पे यानी सेल के लेवल पे, इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। वो कैसे होगा कि जो मसल सेल्स हैं वो मूव करेंगे, अपनी शेप चेंज करेंगे, सो दे सो दैट दे शॉर्टन, जिससे क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब मसल सेल्स अपनी शेप कैसे चेंज करते हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, तो इसका आंसर किसमें होगा, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जो सेल जिससे बना हुआ है उनकी केमिस्ट्री पे। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल, जो क्या करते हैं, अपनी शेप भी चेंज करते हैं और अपना अरेंजमेंट भी चेंज करते हैं सेल के अंदर। इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, किसके रिस्पॉन्स में, जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उनके रिस्पॉन्स में ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स में, वो अपनी शेप भी चेंज करते हैं और अरेंजमेंट भी चेंज करते हैं। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म, जब ये चेंज इन अरेंजमेंट और चेंज इन शेप होता है तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं जो ये नया अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने अपना, उससे क्या होता है, मसल सेल्स जो है उनका फॉर्म क्या है, छोटा हो जाता है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9, देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। ये कह रहा है कि आपको याद होगा कि जब हमने मसल टिश्यू क्लास 9 में पढ़ा था तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स पढ़ी थी, सच एज वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वही वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ी थी। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, जिनका कंट्रोल हमारे अंदर होता है, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी थी, जिनका अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप मूव करती हैं। वो कौन, तो इनवॉलेंट्री मसल का सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, वो अपना काम खुद कर रही होती हैं, वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होता। और वॉलेंट्री मसल्स के लिए जो लेग मसल्स में हमारे हाथ और पैरों की मसल्स हैं, कैसी हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, हम उन्हें अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी, तो क्या डिफरेंस होगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स का। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने भी अभी समझाया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बीच का डिफरेंस होता क्या है। तो आपको भी देखिएगा इसको, और मुझे जिसको भी पता आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वरना मैं तो नोट्स में बताऊंगी ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ वॉकिंग, एक रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने देखा था, वो कैसा होता है, क्विक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, वो हमारा जो है इनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, जो हम बिना सोचे कर देते हैं। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। और इसमें हमने भी ये भी देखा था, जो रिफ्लेक्स होता है उसमें ब्रेन का वैसे कोई रोल नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का ही रोल होता है सारा। और जबकि वॉकिंग क्या है, वो हमारी क्विक भी हो सकती है और स्लो एक्शन भी हो सकता है। और ये कैसा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है और लर्नड एक्शन है, मतलब कॉन्शियस एक्शन है, हम सोच समझ के कर रहे हैं वो वॉकिंग। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, और वॉकिंग किसके कंट्रोल में होती है, सेरिबेलम के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो टू न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्स होता है, जो गैप होता है, मैंने बताया था न्यूरॉन्स एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड या अटैच नहीं होते हैं, बीच में एक गैप होता है, जिसे हमने सिनेप्स बोला था। व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग अ न्यूरॉन, उससे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलाइन, ACETYLCHOLINE, एसिटाइल कोलाइन, मैंने भी बताया हुआ है इसके बारे में, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है।
तो ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मैंने बताया था। तो सिनेप्स में ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया जाता है, किसके द्वारा, न्यूरॉन के एंड के द्वारा। एसिटाइलिन जो कोलाइन है फिर क्या करेगा, सिनेप्स को क्रॉस कर लेगा और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड में चला जाएगा, डेंड्राइटिक टिप्स में चला जाएगा। फिर वही होगा कि वो सेल बॉडी में जाएगा, न्यूरॉन नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लीजिए या नर्व इम्पल्स कह लीजिए, और फिर ऐसे ही वो न्यूरॉन से होते हुए मसल सेल्स तक पहुंच जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ये तो अभी हमने पढ़ा है, सेरिबेलम था वो। सेरिबेलम किसका पार्ट था, हैंड ब्रेन का पार्ट था। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती की हम स्मेल जो हम कैसे पहचानते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम उसको स्मेल करके ही ना, तो स्मेल के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्योंकि स्मेल से रिलेटेड है तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये नोज़ में प्रेजेंट होंगे। तो ये रिसेप्टर्स जो कहते हैं डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा जो ट्रैवल करेगा ब्रेन तक, किसके द्वारा, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी क्यों, क्योंकि स्मेल से रिलेटेड है, क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन तक जाना है तो इसलिए क्रेनियल नर्व, क्रेनियम से आया है ये वर्ड। तो ऐसे याद करने का तरीका होता है। द इम्पल्स ट्रांसफर्स द सेंसेशन टू द ऑल्फैक्टरी एरियाज ऑफ द ब्रेन, जो इम्पल्स है वो जो है इस सेंसेशन को, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ऑल्फैक्टरी एरिया में, जो ब्रेन में ऑल्फैक्टरी एरिया भी हमने देखा था, हर एक चीज़ का अलग अलग एरिया है ब्रेन में, वहाँ तक पहुँचा देगा, और जहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सेंसेशन ऑफ स्मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे स्मेल कि भाई ये स्मेल है किसकी, अगरबत्ती की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, वैसे तो हमने देखा था कि इसका कोई डायरेक्ट रोल होता नहीं है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में, सारा रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड का ही था, लेकिन फिर भी जो इम्पल्सेस जो कंडक्ट हो रही हैं ब्रेन तक, द रोल ऑफ द ब्रेन इज टू कॉज थिंकिंग, ठीक है ना, वो क्या का थॉट प्रोसेस जो है कौन करता है, वो ब्रेन ही करेगा, कि एनालाइज करना इम्पल्स को, जिसमें क्या हमने देखा था कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस था उसमें कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व था, और न्यूरल कनेक्शंस बहुत सारे इन्वॉल्व थे, जिससे क्या होता है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। और ये इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने वाला काम कौन कर रहा था, फॉर ब्रेन, अभी पढ़ा है हमने, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में पहले से ही प्रेजेंट थी, जो अलग से रिसेप्टर्स से आ रही थी, और जो सेंसरी नर्व्स द्वारा आ रहा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था, कलेक्ट करके इंटरप्रेट कर रहे थे, और फिर एक डिसीजन लिया जा रहा था जिसको फिर सेंड कर दिया जा रहा था एज अ रिस्पॉन्स टू दी मसल सेल्स, जो वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये सब अभी हमने पढ़ा था, इसी का मैंने डिस्कस भी कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे जितना भी बचा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी अभी तक पढ़ लिया उसे रिवाइज करते रहिए, और आंसर भी दिया कीजिए कमेंट्स में, और जो पहले की वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर जाके देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी हैं। And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, goodbye.